तो दोस्तों, स्वागत है आपको पॉप कल्चर के उस दलदल में जिसे लोग प्यार से यूनिवर्स कहता है। एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी यूनिवर्स जो हर 2 साल में ऐसे बदलता है जैसे किसी निब्बा के ब्रेकअप के बाद उसका व्हाट्सएप का स्टेटस। मतलब भाई वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव थक नहीं गया रिबूट कर करके। अभी पिछले साल ही तो हमने सुपरमैन देखकर अपने दिमाग को ठंडा किया था कि चलो नया यूनिवर्स शुरू हो गया, पर नहीं, इनका पेट इतना जल्दी कहाँ भरता है। ये पूरा स्टूडियोज अभी से ही एक नया कल्टी मारने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आज बात सिर्फ इस बेवकूफ स्टूडियोज की नहीं होगी, आज बात होगी सुपरमैन और उसकी प्यारी सुपर गर्ल की। हम जनता को लगता है कि सुपरमैन दुनिया के सबसे आइकॉनिक और महान कैरेक्टर है, पर सच तो ये है कि हमारा क्लार्क केंट एक्चुअली एक हाईली ओवररेटेड वैनिला आइसक्रीम जैसा बोरिंग कैरेक्टर है। ये सच है, बट ये ट्रू है, दोनों ही तो एक ही हुआ। खैर, और हमारी सुपर गर्ल सी इज ए कम्प्लीट अनफिल्टर्ड बैडएस। और मैं ये पैंट के ऊपर चड्डी और छोटे स्कर्ट के लिए नहीं बोला, आज मैं बिल्कुल सबूतों के साथ प्रूव करूंगा कि क्यों सुपर गर्ल सुपरमैन को धोकर रख सकती है अगर वो चाहे तो। वैसे भी कुछ दिन बाद थिएटर्स में आने वाली है जेम्स गन की मेगा बजट फिल्म सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। उसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे ऐसे कि आपका दिमाग भी घूम जाएगा। सीट की पेटी बात लो क्योंकि आज होगा तबाही। लेकिन इस नई मूवी पर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और उन लाइव एक्शन पापों पर नजर डालते हैं जो डीसी ने सुपर गर्ल के नाम पर पिछले सालों में किया है। देखते हैं कि उनमें क्या सही था और क्या घटिया चीज थी जिसे देखकर ऑडियंस के दिमाग में खलबली मच गई। सबसे पहले 1984 में हेलेन स्लेटर वाली सुपर गर्ल आती है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना। खैर, तो इसमें एक अच्छी चीज था, हेलेन दिखने में परफेक्ट इनोसेंट और कॉमिक एक्यूरेट थी। उनका चार्म बवाल थी। पर घटिया चीज थी, पूरी मूवी एक सस्ता सर्कस और सास बहू जैसा मैजिक शो निकला। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना गंदी आ गई कि कैरेक्टर का कैरियर ही खत्म कर दिया। फिर आया स्मॉलविल में लॉरा वेंडरवॉट का एक्सपेरिमेंट। मैडम की हॉटनेस और उसकी थॉट क्रिप्टोनियन एटीट्यूड फुल ऑन टॉप लेवल पर था, लेकिन CW के सस्ते राइटर्स ने उन्हें बार बार एमनेसिया देकर स्टार प्लस की सीरियल बना दिया जहां लड़की हर दूसरे एपिसोड में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती थी। उसके बाद ही आया हमारा पॉप कल्चर का सबसे लंबा चलने वाला सस्ता तमाशा, मेलिसा बेनोइस्ट की CW सीरीज। मेलिसा का होलसम चार्म और एक्टिंग परफेक्ट थी, पर CW का 2 रुपया वाला बजट, हद से ज्यादा ज्ञान बांटने वाली स्क्रिप्ट और MS प्रिंट जैसी घटिया BFX जो शो की एक्टिंग को मिट्टी में मिला दी। इस शो में सबसे मजेदार चीज ये था कि फाइट के बाद हर कैरेक्टर रोने बैठ जाता था। और आखिरी बड़ा कांड 2023 की द फ्लैश मूवी का सासा स्लेटी। उनका शॉर्ट हेयर, बैडएस लुक और ब्रूट फोर्स वाला एनर्जी एक्सप्रेशन लाजवाब था और मेरा फेवरेट सुपर गर्ल वर्जन यही है। पर वार्नर ब्रोस का घटिया मैनेजमेंट और उसका किस्मत तो अलग ही लेवल पर चलती है। PS2 जैसा सस्ते ग्राफिक्स वाली कास्ट फिल्म में उसे ठोक दिया। ढंग का कोई स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, लड़की आई 2 घुसा मारी और CGI की कचरे में लुट गई। तो इन चारों लाइव एक्शन डिजास्टर और आधे अधूरे एक्सपेरिमेंट के बाद अब जेम्स गन एक नया $200 मिलियन का दाव खेल रहा है। पर चलो, इनके नया अवतार पे आने से पहले इन दोनों भाई बहन की बचपन का झाटू लाइफ का कंपैरिजन कर लेते हैं, जहाँ से कैरेक्टर का बेस बना है। क्लार्क केंट को अगर मैं सुपर हीरो इंडस्ट्री के सबसे बड़ा और सर्टिफाइड नेपो बेबी कहूँ तो मेरे ख्याल से किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कहा? देखो यार, खुद सोचो, जब क्रिप्टन प्लैनेट फटा तब ये काल बिल्कुल एक छोटा सा नंगा रोता हुआ बच्चा था। इसको घंटा कुछ याद नहीं है कि इसके प्लैनेट का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे थे या वहाँ क्या तबाही हुई थी। सबसे बड़ी बात, उसे क्रिप्टोनियन लैंग्वेज तक नहीं आता। चल झूठा, यकीन नहीं होता? खुद देख लो। Oh, I'm sorry. I don't speak Kryptonian. बचपन में उसका स्पेसशिप आराम से उड़ते हुए सीधा खानसास के एक आलीशान, शांत और मीलों दूर तक फैले हुए फार्म में लैंड हो गया, जहां उसे मिला पा और मार्क केंट, जिन्होंने इस बच्चे को एक संस्कारी शेरी बोर्डिंग स्कूल के लड़के के तरह बड़ा किया। इसका पूरा बचपन हसीन था, हर तरफ हरियाली थी और फुल ऑन सेफ्टी थी। इसके लिए क्रिप्टन क्या है? क्रिप्टन इसके लिए सिर्फ एक पुराना डब्बा या एक डिजिटल वीडियो टेप जैसा है, जिसे इसका बायोलॉजिकल बाप जोरेल एक चमकते हुए ग्रीन होलोग्राम में आकर चलाता है, 2-4 भाषण देता है और चला जाता है। क्लार्क ने कभी अपने आंखों से किसी को मरते हुए नहीं देखा अपने प्लैनेट का। उसे तो जब भी मेट्रोपोलिस के सबसे बड़े न्यूज़पेपर डेली प्लैनेट में बिना किसी जर्नलिज्म की डिग्री में मिल गई, या डिग्री था उसका पास, व्हाटएवर, सस्ता चश्मा पहनकर मिला है, ये तो कंफर्म है। वरना हर रास्ते से जाता हर कोई कहता वो देखो सुपरमैन जा रहा है। अब इस प्रिविलेज्ड नेपो बेबी के सामने खड़ा करो हमारी कारा जोरेल को, यानी सुपर गर्ल। कारा की प्लैनेट जब डिस्ट्रॉय होना शुरू किया था तब वो एक 13-14 साल की टीनेज लड़की थी। उसने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने राख में बदलते देखा। उसने अपने माँ बाप को आग के शोलों में जलते हुए देखा और अपने पूरे शहर को एक मिट्टी के ढेर में बदलते हुए देखा। वो कोई आलीशान फार्म में नहीं आई थी, वो एक फ्लोटिंग डेड रॉक पर बरसों तक अकेली सर्वाइव करती रही, जहाँ चारों तरफ उसके दुश्मन थे, साथ ही उसके अपनों की लाशें थी और उसे हर रोज जिंदा रहने के लिए मौत से फिजिकली लड़ना पड़ता था। सोचो एक टीनेज लड़की का मेंटल स्टेट क्या होगा उस वक्त,
जो बरसों तक एक मरते हुए पत्थर पर लाशों के बीच खाना ढूंढती रही। क्लार्क केंट जब अर्थ पर आता है तो वो कपड़े पहनता है। वो एक इंसान बनने की सस्ती नकल करती है ताकि लोग उसे नॉर्मल समझे, पर करा जब इंसान के बीच बैठती है तो उसे गुस्सा आता है। उसे फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये प्रिमिटिव अर्थ के लोग कितने कमजोर है और इसे झूठे लालच से भरी दुनिया में जी रही है। करा का कैरेक्टर डीप है, ग्रे है और उसके अंदर एक सच्चा अनहील्ड ट्रॉमा है, जबकि हमारे क्लार्क के पास बस एक अच्छा खानदान, एक प्यारी मम्मी और एक घटिया चश्मा है जिसे पहनकर वो पूरी दुनिया को उल्लू बनाता है। देख भाई, मैं नॉर्मल हूँ और डीसी के लोग भी चोमू बन जाता है। और कोई मत कहना कि वो चश्मा या वो हिप्नोटाइज करता है, ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन मूवीज में नहीं मिला है, ऑल्दो कॉमिक्स में है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले। अब आते दूसरे सबसे बड़े पॉइंट पर, ताकत का सही इस्तेमाल और दुश्मनों का हड्डियां तोड़ना। सुपरमैन हमेशा से बहुत ही शरीफ, दरिया दिल और कानून का पालन करने वाला विलेज बॉय की तरह बिहेव करता है, वरना ऐसे हथकड़ी पहनकर कौन ही घूमता है? बताओ। ये लौंडा ऐसा है कि लड़ाई के बीच में भी दुश्मनों को मॉरल लेक्चर देना शुरू कर देगा। उसका वो एनिमेटेड सीरीज वाला भाषण तो याद ही होगा, I live in a world of cardboard, यानी मुझे हमेशा से संभल कर चलना पड़ता है ताकि कोई मेरे हाथों मर न जाए। पर हमारी करा, उसके पास ऐसा कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड वाला फालतू फिल्टर नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो दुश्मनों को ये नहीं पूछता है कि मेरा बाबू खाना खाया, वो सीधा उसके चेहरे जमीन पर 200 की स्पीड से रगड़ देती है। कॉमिक्स में बैटमैन खुद क्लार्क के मुंह पर बोला था कि करा तुमसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके पास क्लार्क जैसा कोई मेंटल रेस्टेंट नहीं है। सुपरगर्ल जब गुस्से में आती है तो वो पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाती है, जबकि सुपरमैन तो एक ओवरसाइज्ड टॉर्च लाइट है जो सिर्फ तभी जलता है जब लुइस लेन बिल्डिंग के ऊपर से गिरता है या रात में दोनों एक साथ वॉकआउट करता है। ज्यादा ही डार्क हो गया ये। वैसे सुपरमैन की गुस्से से ज्यादा दुख तो मुझे वार्नर ब्रोस की अकल पर होता है। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। इन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जहां दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर हीरोज एक दूसरे के साथ भिड़ रहा होता है। उन दोनों का फाइट रुक जाता है बस एक चुतिया लॉजिक के साथ। वो था सेप मार्था, मतलब दोनों की माँ के नाम सेम है इसलिए फाइट रुक गया। अगर वहाँ सुपरगर्ल होती तो वो बोलती माँ की आंख, नाम तो सेम है, इंसान तो सेम नहीं है, चुपचाप लात खा। और इनका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का तो क्या ही बोलूं, कुछ नहीं बोलने का मुझे भाई। इन्होंने पूरी तरह से शूट हो चुकी $90 मिलियन के बैड गर्ल मूवी को जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दिया ताकि टैक्स बच सके। और दूसरी तरफ द फ्लैश में इज़रा मिलर के सस्ते PlayStation 2 जैसा VFX वर्जन देखकर भाई क्या बोलूं, इतना गुस्सा ना कभी नहीं आया मुझे। इससे तो अच्छा भाई CW की द फ्लैश शो के फ्लैश का वर्जन भाई बहुत ही बेटर था। व्हाटएवर। एक और चीज है जो सुपरगर्ल को बेहतर और सुपीरियर बनाती है, वो है उसका अर्थ का प्रति अप्रोच और पर्सपेक्टिव। क्लार्क केंट खुद को एक पूरी तरह से अमेरिकन समझता है। वो हॉट डॉग खाता है, बेसबॉल देखता है और भाषण देता है, और उसे लगता है कि अर्थ ही उसका असली घर है क्योंकि उसे क्रिप्टन के बारे में और कुछ पता ही नहीं है। वो यहाँ के सिस्टम में बिल्कुल कंफर्टेबल और खुश है। लेकिन करा के लिए ये अर्थ एक टेम्पोररी जेल या एक अजीब सा छोटा सा ब्लू प्लैनेट है। वो यहाँ के लोगों की घटिया पॉलिटिक्स, उनका भेदभाव, उनका लालच और उनका फिजिकल कमजोरी को देखकर सच में ही फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो एक असली इमिग्रेंट है जो अपने पुराने तबाह हुआ घर की कल्चर, वहाँ के एडवांस टेक्नोलॉजी और वहाँ की शांति को रोज मिस करती है। और इस नया अजनबी घर में वो अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, अपनी रूट्स को याद रखना और एक ऐसी दुनिया में फिट होना जहाँ उसको हर कोई एलियन समझता है, एलियन के जैसा ट्रीट करता है, यही चीज करा को एक रिलेटेबल और सच्चा कैरेक्टर बनाता है। क्लार्क केंट तो बस एक प्रिविलेज्ड एलियन है जिसे सबने पहले दिन से ही सर पर बैठा कर रखा है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जुए की जो जेम्स गन और वार्नर ब्रोस इस साल खेलने वाला है। कुछ दिन बाद ही थिएटर्स में आने वाली है मेगा बजट फिल्म सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। बजट अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन के आसपास है, जो किसी भी सोलो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए मैसिव अमाउंट होता है। इसके सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जेम्स गन ने इस पर कोई पुरानी घिसी पिटी ओरिजिन स्टोरीज नहीं उठाया है। ये फिल्म सीधा अडॉप्ट कर रही है टॉम किंग की आइकॉनिक कॉमिक बुक को, जो कि सुपर हीरो जॉनर की नहीं है बल्कि एक स्पेस वेस्टर्न फंक एक्शन मूवी जैसा है। हमारी नई सुपरगर्ल यानी मिली एल्कॉक किसी संघर्षकारी लड़की की तरह व्हाइट हाउस में खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा है। लॉन्डी अपनी 23rd बर्थडे पर एक गंदे एलियन स्पेस बार में बैठकर अकेले ही दारू पी रही है और पंगा होने पर पूरे बार के खतरनाक एलियंस को अकेले ही धो देती है। बैकग्राउंड में ब्लोंडी का म्यूजिक बज रहा है और उसके एटीट्यूड बिल्कुल रॉक स्टार जैसा है। डायरेक्टर क्रेग गिल्स्पाई ने खुद कहा था कि इस कैरेक्टर में एक पंक रॉक रिविलियन क्वालिटी है जो मार्वल के उन घिसे पीटे फैमिली फ्रेंडली और बचकानी मूवीज को पीछे छोड़ देगा, जहां लोग हर फाइट के बीच में सस्ता जोक्स मारता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। और ऊपर से इन्होंने इसमें कास्ट किया है जेसन मामोआ को एस लोबो। एक्वामैन के उस डूबते हुए और पानी से भरे फ्रेंचाइज से निकलकर मामोआ आप एक गंदे इंटरगैलेक्टिक बाइकर बाउंटी हंटर के रूप में दिख रहा है, जो सच में स्क्रीन पर आग लगाने के लिए काफी है। लेकिन ठहरो दोस्तों, ये डीसी है और यहाँ जब तक ना कोई बड़ा कांड हो, वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव को रात का नींद हजम नहीं होती, मतलब खाना हजम नहीं होता, रात का नींद पूरी नहीं होती। तो खैर चलो अब बात करते हैं इस मूवीज की सबसे बड़ी रेड फ्लैग की, जिसे देखकर फैंस की सच में नींद उड़ गई है। हॉलीवुड के अंदर के सूत्रों से पता चल रहा है कि वार्नर ब्रोस इस फिल्म के क्रिटिकल रिव्यूज रिलीज से सिर्फ 2 दिन पहले यानी जून 24 को खुलने देगा। अब पॉप कल्चर का एक सिंपल और यूनिवर्सल रूल समझ लो, जब भी कोई स्टूडियोज अपने फिल्म के रिव्यूज को इतना लेट खोलता है, इसका साफ और सीधा मतलब होता है कि उन्हें खुद लगता है कि फिल्म में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्हें डर होता है कि अगर खराब रिव्यूज पहले आ जाए तो ओपनिंग वीकेंड की टिकट का सेल्स और एडवांस बुकिंग पूरी तरह से तबाह हो जाए। अगर फिल्म इतनी ही मास्टरपीस है जेम्स भाई, तो रिव्यूज एक हफ्ते पहले क्यों नहीं खोल दिया? और इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो अलग ही लेवल पे फ्रॉड चला रहा है। इन्होंने अभी पिछले हफ्ते अफवाह उड़ाया कि टिकट का डिमांड इतना बढ़ गया कि AMC ऐप क्रैश हो गया, जबकि बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनका सर्वर इतना सस्ता था कि खुद ही क्रैश हो गया, टिकट नॉर्मली बुकिंग चल रहा था। मतलब बेवकूफ बनाने की भी हद होती है यार। अब तुम लोग एक ऐप को जिम्मेदार दिखा रहे हो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। भाई क्या कर रहे हो वार्नर ब्रोस? चलो एक बार ठंडे दिमाग से इनका पूरा नया रोड मैप भी देख लेते हैं, ताकि आपको समझ आए कि सुपरगर्ल इस पूरे सर्कस में कहाँ फिट होती है। इनका स्लेट शुरू होता है क्रिएचर कमांडो की एनिमेटेड शो से, जो ठीक ठाक था, पर लाइव एक्शन में उन मॉन्स्टर को कैसे दिखाएगा मैं वो सोच के डर रहा हूँ। उसके बाद पिछले साल ही आई डेविड कॉरेनस्वीट की सुपरमैन, जिसे लोगों ने थोड़ा पसंद तो किया है और पर्सनली मुझे अच्छा भी लगा था, नॉट द बेस्ट हेनरी कैविल वाला सुपरमैन से। और इसी मूवी के एंड में हमें सुपरगर्ल को दिखाया गया, जो सीधे इस साल की सोलो फिल्म को सेटअप करता है। इस फिल्म के बाद यानी लेट 2026 में आने वाली है उनकी लैंटन सीरीज, जहाँ एरन पियर्स और काइन चैंडलर दिखेंगे। सच बोलो तो वही इसे देखकर लगता है कि DC अब HBO का ट्रू डिटेक्टिव वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको कॉपी करना चाहता है। और फिर अक्टूबर 2026 में आने वाली है माइक फ्लेगन की बॉडी हॉरर फिल्म क्लेफेस, जो कि सुपर हीरो यूनिवर्स में पूरे हॉरर मूवी है। और लगता है DC सच में ऑडियंस को डरा कर मानेगी। और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी ज्यादा पसंद है कंपेयर टू सुपर हीरो मूवी भी अच्छे लगते हैं। और इस पूरे तमाशा का ग्रैंड फाइनल होगा जुलाई 9, 2027 को, जब रिलीज होगी मेगा मूवी मैन ऑफ टुमारो। एटलांटा के शूटिंग सेट से जो लीक्स आई है, उनसे कंफर्म होता है कि इस सीक्वल में सुपरगर्ल और सुपरमैन मिलकर विलेन ब्रेनियक की जमकर पिटाई करेगा, क्योंकि ब्रेनियक ने उनका बचे कुचे शहर को एक छोटी सी ग्लास बोतल में बंद करके रखा है। प्लान तो पेपर पर बहुत ही सॉलिड और अमेजिंग लग रहा है, पर पेपर पर तो पुराने DCU का प्लान भी मार्वल को खत्म करने का था। बाद में क्या हुआ? खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। हेनरी कैविल को निकल दिया गया, बेन अफ्लेक घर पे बैठ गया और अभी स्टूडियो हर तीसरे महीने नया बैटमैन ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल जाता है। तो गाइस, इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद मेरा फाइनल और अनफिल्टर्ड वेडिक्ट क्या है? क्या सुपरगर्ल का कैरेक्टर और उनकी नया मूवी DCU के लिए कोई अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन है? मेरा साफ मानना है कि कैरेक्टर के मामलों में सुपरगर्ल हमेशा से सुपरमैन से 100 गुना बेहतर थी, है और रहेगी, क्योंकि उसके पास रियल सब्सटेंस और डेप्थ है भाई। और जहाँ तक इस नई मूवी का सवाल है, ये कैलकुलेटेड हाई रिस्क मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि मार्वल के पास अभी के टाइम पर कोई भी ऐसे पंक रॉक रिविलियंस फीमेल कैरेक्टर नहीं है जो स्क्रीन पर आकर हल्ला बोल सके। लेकिन अगर वार्नर ब्रोस के उन बड़े बड़े पेट और सस्ते दिमाग वाले कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने इसमें अपनी पुरानी आदत के मुताबिक टंगे अड़ाई बेमतलब की एडिट्स की, तो ये मूवी भी कब्रिस्तान में मिलेगी। बैड गर्ल और द फ्लैश के बराबरी देखोगे, दोनों सीट पर ही बैठी है साथ में मिलकर। और जेम्स गन को अगले साल एक फिर से नया अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि देखो भाई, हम लोग फिर से रिबूट करने वाले हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इस जून 26 को ये मूवी IMAX में देखने के लिए एक्साइटेड हो, या फिर आपको लगता है कि वार्नर ब्रोस फिर से हमारा चुतिया काटने वाला है? कमेंट करके अपनी कीमती या सस्ती राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बचते रहो DC के इन नया और अजीब एक्सपेरिमेंट से। इवन अपने होश में रहो और खुश रहो। तब तक के लिए बाय बाय।